चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना से संबंधित परियोजना को मंजूरी दी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की जाएगी। इसके विषय में देखते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम सहित इसरो के महत्वाकांक्षी भविष्य के मिशनों को सपोर्ट करेगा। साथ ही यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानों को भी सपोर्ट करने के लिए अनुकूल होगा। इन यानों में सेमी क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM-3 और NGLV के भविष्य के स्केल अप संस्करण भी शामिल हैं। नए NGLVS को क्षैतिज रूप से भी असेंबल किया जा सकता है। यह लॉन्च पैड से ऐसे NGLVS को प्रक्षेपित करने में सक्षम होगा। महत्व देखते हैं इसका। तो अधिक व बार बार प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। साथ ही भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों आदि के लिए भारत की प्रक्षेपण क्षमता मजबूत होगी। भारत के मौजूदा लॉन्च पैड, तो वर्तमान में इसरो श्रीहरिकोटा में स्थित 2 लॉन्च पैड पर निर्भर है। ये है फर्स्ट लॉन्च पैड और सेकेंड लॉन्च पैड। FLP को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए विकसित किया गया है। यह PSLV और SSLV को लॉन्च करने में सहायता प्रदान कर रहा है। SLP मुख्य रूप से GSLV और LVM-3 के लिए स्थापित किया गया है और यह PSLV के लिए स्टैंड बॉय के रूप में भी कार्य करता है। इसी से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और गगनयान मिशन लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। ठीक है, देखते हैं थर्ड लॉन्च पैड के लिए श्रीहरिकोटा का चुनाव करने का कारण। तो पूर्वी तट पर अवस्थित श्रीहरिकोटा से पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाते हुए पूर्व दिशा में सुविधापूर्वक प्रक्षेपण किया जा सकता है। भूमध्य रेखा से निकटता, तो चूंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना सबसे तेज होता है, परिणाम स्वरूप लॉन्च व्हीकल को अतिरिक्त बल मिलता है। इससे पेलोड में और अधिक वृद्धि की जा सकती है तथा परिचालन लागत में कमी आती है। सुरक्षा, तो परीक्षण के लिए कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है। अन्य बड़े पैमाने पर निर्जन क्षेत्र और समुद्र के करीब है। इससे लॉन्च व्हीकल का उड़ान पथ पर पूरी तरह से समुद्र के ऊपर सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम। तो NGLV के विषय में, यह इसरो द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और अन्य पेलोड को लॉन्च करने के लिए एक नया रॉकेट विकसित करना है। इस नए रॉकेट को सूर्य रॉकेट नाम दिया गया है। यह 3 स्टेज व्हीकल है। इसमें पहला स्टेज पुनः प्रयोज्य है। पुनः प्रयोज्यता के परिणाम स्वरूप वहनीय प्रक्षेपण और मॉड्यूलर ग्रीन propulsion सिस्टम का विकास संभव हो पाएगा। बूस्टर स्टेज में सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का उपयोग होगा तथा ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन व ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। इसकी पेलोड क्षमता वर्तमान पेलोड क्षमता से 3 गुना अधिक होगी। इसकी लागत LVM-3 की तुलना में 1.5 गुना अधिक होगी। ठीक है, ये बात की हमने NGLV के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को उजागर किया गया। तो यूनिसेफ ने ग्लोबल आउटलुक 2025 प्रोस्पेक्टस फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में DPI की रूपांतरकारी भूमिका के बारे में बताया गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो यह उन साझा डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है जो सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और या निजी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इसके इकोसिस्टम में प्रौद्योगिकी, बाजार और गवर्नेंस शामिल है। बच्चों के कल्याण में DPI की भूमिका, तो आवश्यक सेवाओं की समान उपलब्धता, उदाहरण के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणालियों से जुड़े डिजिटल पहचान पत्र आवश्यक सेवाओं तक आजीवन पहुंच को सक्षम बनाते हैं। शिक्षा, तो उदाहरण के लिए शिक्षा में मौजूदा अंतराल को कम करने हेतु भारत का राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म दीक्षा लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए जमैका में इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री से बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार हुआ है। ये बच्चों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देता है। ये लाभों के लक्षित वितरण और बेहतर डेटा साझाकरण को सक्षम करके सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करता है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। DPI के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां, तो खराब कनेक्टिविटी और डिजिटल असमानता। उदाहरण के लिए 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के केवल 43.6% भारतीय ग्रामीण युवा ही ईमेल भेज सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान पत्र में सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स प्रणालियों का खराब एकीकरण, यह सार्वभौमिक कवरेज में बाधा उत्पन्न करता है। और अन्य है, इसमें डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और अलग अलग प्रणालियों के बीच तालमेल की कमी, डेटा सुरक्षा, निगरानी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि शामिल है। ठीक है,
सिफारिशें देखते हैं। सीआरवीएस को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि डिजिटल पहचान पत्र के लिए मूलभूत आधार के रूप में कार्य कर सके। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के बीच सुगम, सुरक्षित व संरक्षित डेटा विनिमय को संभव किया जाना चाहिए। डिजिटल वित्तीय समावेशन और साक्षरता के माध्यम से बच्चों, युवाओं तथा उनके परिवारों को सशक्त बनाना चाहिए और बच्चों को प्रभावित करने वाली डिजिटल अवसंरचना डिजाइन करते समय बच्चों की राय को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है भारत के निर्वाचन आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के उपयोग पर सलाह जारी की। तो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इन सलाहों से मतदाताओं को पता चल सकेगा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार किए जा रहे कौन से कंटेंट एआई से सृजित हैं या सिंथेटिक यानी कृत्रिम है। इन सलाहों में निम्नलिखित शामिल है। एआई सिंथेटिक रूप से तैयार कंटेंट को लेबल करना। तो ऐसी कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो या कंटेंट जो एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तैयार किए गए हों या उनमें व्यापक बदलाव किए गए हों, उन्हें स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए। प्रचार सामग्री में प्रकटीकरण। तो जहां भी सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग किया गया हो वहां डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। अन्य संबंधित घटनाक्रम। तो दिल्ली पुलिस ने एआई के संभावित दुरुपयोग पर नजर रखने हेतु दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी चुनाव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा। चुनाव में एआई के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम। तो सोशल मीडिया में एआई के उपयोग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावों पर प्रभाव का आकलन एवं शोध करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता संबंधी दायित्वों के तहत किए गए दावों को सत्यापित करना चाहिए। नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट का पता लगाने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विनियमित एल्गोरिथ्म फिल्टर बनाने चाहिए और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एआई उपयोग पर वैश्विक मानक स्थापित करने चाहिए। ठीक है, जानते हैं चुनावों में एआई का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक की बात करें तो मतदाता और नागरिक समुदाय की बेहतर सहभागिता। एआई संचालित चैटबॉट से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना। तो एआई का उपयोग करके चुनाव में धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों और विसंगतियों का पता लगाकर साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणियां। तो एआई किसी क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण करके राजनीतिक दलों को संसाधनों के बेहतर तरीके से आवंटन में मदद कर सकता है। साथ ही यह तकनीक फंड जुटाने में भी मदद कर सकती है। मतदाता प्रोफाइलिंग और माइक्रो टारगेटिंग। तो एआई के उपयोग से मतदाता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे रियल टाइम आधार पर रणनीति बनाने, मतदाताओं से सही समय पर संपर्क बनाने और सही मतदाताओं तक पहुंचकर अपना संदेश प्रसारित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। डीप फेक्स। तो एआई से तैयार वास्तविक दिखने वाली डीप फेक ऑडियो और वीडियो मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। एल्गोरिथ्म संबंधी पक्षपात। तो मशीन को पक्षपाती डेटा से प्रशिक्षित करने पर अनुचित या भेदभाव वाले चुनाव प्रचार को बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहल से मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करना। तो एआई एल्गोरिथ्म का मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है और तकनीक पर निर्भरता बढ़ाना। एआई टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ाने से निजता के अधिकार के उल्लंघन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है और साइबर हमलों या सिस्टम फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये बात की हमने चुनावों में एआई के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव की और नकारात्मक प्रभाव की। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 यानी चेंजर और SDX-02 जो कि टारगेट का उपयोग करके संपन्न किया गया है। गौरतलब है कि स्पेस डॉकिंग के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान दो उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है जिससे वे एक यूनिट बन जाते हैं। स्पेस डॉकिंग करने वाले अन्य 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन है। स्पेडेक्स मिशन के विषय में देखते हैं तो स्पेडेक्स और 24PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पेलोड्स को इसरो द्वारा PSLV-C60 के माध्यम से दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। मिशन के लक्ष्य SDX-01 चेंजर को SDX-02 टारगेट के पास लाना और स्वतः संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन करना। डॉकिंग के बाद एक संयुक्त सिस्टम की स्थिरता और इससे एक इकाई के रूप में नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण करना। टारगेट अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि को बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन करना। डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों के मध्य पावर ट्रांसफर का परीक्षण करना। मिशन की अवधि डॉकिंग संपन्न होने के बाद 2 वर्ष तक। स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग। तो अंतरिक्ष यानों के बीच स्वतः संचालित संचार के लिए इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग किया गया है।
ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित नवीन रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपगेशन प्रोसेसर, तो इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष अवस्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, तो डॉकिंग मैकेनिज्म और सेंसर सूट, स्वतः संचालित तरीके से दूसरे अंतरिक्ष यान के पास आना और उससे सटीकता के साथ जुड़ना आदि। स्पेडेक्स मिशन का महत्व तो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है, जैसे चंद्रमा से सैंपल वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना आदि। उपग्रह की मरम्मत और रखरखाव, तो डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत करने और उनमें ईंधन की पुनः आपूर्ति करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी परिचालन अवधि बढ़ जाती है। भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मददगार, तो यह तब उपयोगी होता है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। फिर आती है अन्य महत्व, तो इससे स्पेस रोबोटिक्स, प्राकृतिक संसाधन निगरानी, वनस्पति अध्ययन आदि में सहायता मिलेगी। ठीक है, देखते हैं अगली न्यूज जो है। आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपर लेयर में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सूची जारी की। तो इस सूची में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल है। यह सूचीकरण एनबीएफसीज के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन पर आधारित है। एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी यूएल के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है, तो उसे कम से कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन करना होता है। इस फ्रेमवर्क को संक्रामक या प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने एवं गुणवत्ता को मजबूत करने तथा एनबीएफसी के जोखिम प्रबंधन में सुधार करने के लिए पेश किया गया है। संक्रामक जोखिम का अर्थ है वित्तीय प्रणाली में एक संस्थान, उद्योग या क्षेत्र में उत्पन्न हुए संकट या अस्थिरता का अन्य संस्थानों, उद्योग या क्षेत्रों में फैल जाना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विषय में जानते हैं, तो इनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। उद्देश्य है आमतौर पर ऋण देने की गतिविधियों में संलग्न होती है। यद्यपि एनबीएफसी उन संस्थाओं को ऋण नहीं देती हैं जो मुख्य रूप से कृषि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं के व्यापार और अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्ति से संबंधित गतिविधियों में शामिल है। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, केवल सावधि जमा स्वीकार कर सकती है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, देखते हैं बेस लेयर एनबीएफसीबीएल। तो इसमें 1000 करोड़ रुपए से नीचे की परिसंपत्ति वाली नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी शामिल है। एनबीएफसी पीयर टू पीयर एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। मिडिल लेयर, तो इसमें जमा स्वीकार नहीं करने वाली वे एनबीएफसी शामिल होंगी जिनकी परिसंपत्ति का आकार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। साथ ही इससे जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी भी शामिल होंगी, भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो। एनबीएफसी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। ठीक है, अपर लेयर, तो मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर आरबीआई द्वारा चिन्हित एनबीएफसी अन्य किसी भी कारक पर ध्यान दिए बिना परिसंपत्ति के आकार के आधार पर शीर्ष 10 पात्र एनबीएफसी। टॉप लेयर, तो आदर्श रूप से इस लेयर में किसी भी एनबीएफसी को नहीं शामिल किया जाता है, अर्थात यह लेयर खाली रहती है। आरबीआई की राय में बहुत सख्त जोखिम निगरानी वाली अपर लेयर के एनबीएफसी को टॉप लेयर में रखा जाएगा। ऐसी एनबीएफसी को अधिक विस्तृत और अधिक गहन पर्यवेक्षी निगरानी से गुजरना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की जो है आरबीआई ने भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत जारी मौजूदा विनियमों की समीक्षा की। इस कदम का उद्देश्य भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन यानी रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा एफईएमए विनियमों में किए गए हालिया बदलाव, तो विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को दिए गए अधिकार, वे अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं में आईएनआर खाते खोल सकते हैं। इन खातों का उपयोग भारत में रहने वाले व्यक्तियों के साथ सभी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेन देनों को निपटाने के लिए किया जा सकता है। वे अपने विशेष अनिवासी रुपया खाता और विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता जैसे रिपेट्रिएबल आईएनआर खातों में मौजूद बैलेंस का उपयोग करके अन्य विदेशियों के साथ लेन देन कर सकते हैं। रिपेट्रिएबल आईएनआर खातों में बैलेंस राशि का उपयोग विदेशी निवेश के लिए किया जा सकता है। भारतीय निर्यातक अब विदेशों में किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोल सकेंगे। इन खातों का उपयोग व्यापारिक लेन देन को निपटाने, निर्यात से अर्जित धनराशि प्राप्त करने और इन धनराशियों का आयात के भुगतान के लिए उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत अन्य देशों के साथ लेन देन में भारतीय रुपए का उपयोग बढ़ाया जाता है।
इसके तहत शुरुआत में रुपए में आयात और निर्यात व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, फिर इसे अन्य चालू खाता लेन देन में और अंत में पूंजी खाता लेन देन में उपयोग में लाया जाता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ। तो रुपए में लेन देन करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशों में घटित घटनाओं से आहत होने से बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे वित्तीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक लेन देन में रुपए का उपयोग करने से व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे डॉलर की मांग में कमी आएगी और भारत रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी। बाहरी आर्थिक आघातों से निपटाने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते एसवीआरए के विषय में। तो देश में स्थित भारतीय बैंकों में विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रुपए में खोले गए खातों को विशेष वोस्ट्रो रुपया खाता कहा जाता है। यह विदेशी संस्थाओं की भारतीय रुपए में होल्डिंग्स को भारतीय बैंक में सुरक्षित रखने में मदद करता है। जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपए में भुगतान करना चाहता है तो वह राशि को इस वोस्ट्रो खाते में जमा करता है। इसी प्रकार यदि विदेशी व्यापारी भारतीय निर्यातक को भुगतान करना चाहता है तो वह इस खाते में जमा राशि से रुपये में भुगतान कर सकता है। विशेष अनिवासी रुपया खाता। तो यह एक प्रकार का चालू खाता है। इसे भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी प्रकार के व्यवसायिक हित के लिए खोल सकता है। इस खाते का उपयोग निर्दिष्ट व्यापारिक लेन देन, विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्यिक उधारी आदि के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये बात की एसएनआरआर की। बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है अन्य सुर्खियां हमारी। इसमें हमारी पहली न्यूज है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ईएसजेड। तो हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट उप समिति ने 4 वन क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मंजूरी प्रदान की। इनमें भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, बांकापुरा भेड़िया अभ्यारण्य, उत्तरागुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य और अरसीकेरे भालू अभ्यारण्य शामिल है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के विषय में जानते हैं। तो ये क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरणीय संसाधनों से संपन्न होते हैं जिनके लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। ईएसजेड की परिभाषा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में दी गई है। कोई राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार ईएसजेड का प्रस्ताव कर सकता है। ईएसजेड में स्थानीय गतिविधियां विनियमित की जाती हैं, लेकिन जब तक विशेष रूप से प्रतिबंध न हो इन्हें पूरी तरह नहीं रोका जाता है। महत्व जानते हैं। ये संरक्षित क्षेत्रों या अन्य प्राकृतिक स्थलों जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करते हैं। ये उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ओलिव रिडले कछुए। तो ओलिव रिडले कछुओं की मौतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्य सचिव एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इनके विषय में देखते हैं। इनका नाम इनके जैतून जैसे हरे रंग और दिल के आकार के खोल से प्रेरित है। यह समुद्री कछुओं की सबसे छोटी और सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियों में से एक है। यह प्रजातियां मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाई जाती हैं। यह प्रजाति अरीबादा नामक अपनी सामूहिक नेस्टिंग के लिए जानी जाती है। इस दौरान हजारों मादाएं एक साथ एक ही समुद्र तट पर अंडे देने आती हैं। आहार संबंधी विशेषताएं। तो यह मांसाहारी प्रजाति है, मुख्य रूप से जेलीफिश, झींगा, घोंगे, केकड़े, मोलस्क और अलग अलग प्रकार की मछलियां वे उनके अंडे खाती हैं। खतरे। तो मछली पकड़ने की दोषपूर्ण प्रथाएं, पर्यटन केंद्रों और बंदरगाहों के निर्माण से उनके घोंसले वाले क्षेत्रों का नुकसान। संरक्षण की स्थिति। आईयूसीएन लाल सूची वल्नरेबल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध और साइट्स परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। ठीक है, अगली न्यूज है ग्लेन रॉकेट। तो ब्लू ओरिजिन का विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। मिशन का लक्ष्य है ब्लू रिंग पाथफाइंडर परीक्षण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना और रॉकेट के बूस्टर को अटलांटिक महासागर में एक ड्रोन जहाज पर उतारना। यह मिशन रॉकेट की पुनः प्रयोज्यता को भी प्रदर्शित करेगा। पुनः प्रयोज्यता तकनीक लॉन्च लागत को कम करने और मिशन की दक्षता बढ़ाने में सहायक होती है। ब्लू ओरिजिन एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना जेफ बेंजोस ने वर्ष 2000 में की थी। अन्य प्रमुख वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यम और उनके रॉकेट तो स्पेस एक्स, फाल्कन 9 और स्टारशिप आदि, यूनाइटेड लॉन्च व्हीकल, एटलस 5, डेल्टा 4 और वल्कन सेंटोर, अग्निकुल कॉस्मोस तो अग्निबान, SORTED आदि। ठीक है, अब बात करेंगे वेतन आयोग की। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गठन इसका केंद्र सरकार द्वारा 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे और महत्व है इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये बात की हमने वेतन आयोग की। अब बात करेंगे
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। इस रिपोर्ट में आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े वैश्विक जोखिमों को वर्गीकृत किया गया है। इन जोखिमों का मूल्यांकन अल्पकालिक 1 से 2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष दोनों आधारों पर किया गया है। इससे नीति निर्माताओं को तात्कालिक और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन मिल सकेगा। अल्पकालिक जोखिम, 3 सबसे बड़े जोखिम है: दुष्प्रचार और भ्रामक सूचना का प्रसार, चरम मौसम की घटनाएं तथा राज्य समर्थित सशस्त्र संघर्ष। दुष्प्रचार के तहत गलत सूचना जानबूझकर फैलाई जाती है। भ्रामक सूचना के तहत अनजाने में गलत सूचना फैलाई जाती है। दीर्घकालिक जोखिम, 3 सबसे बड़े जोखिम है: चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता को नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन तथा पृथ्वी की प्रणालियों में व्यापक बदलाव। बात करते हैं दाम्पत्य अधिकार की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन में लौटाने का अधिकार और भरण पोषण के अधिकार पर न्यायिक कार्यवाही एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग है। जानते हैं इसके विषय में। दाम्पत्य अधिकार वास्तव में विवाह संस्था द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इनमें साथ रहने का अधिकार, पति या पत्नी को अपने जीवन साथी के समाज के साथ सौहार्द में रहने का अधिकार आदि शामिल है। कानून इन अधिकारों को मान्यता देता है, जैसे कि विवाह, तलाक आदि से संबंधित पर्सनल लॉ के तहत तथा दंड विधि के तहत जीवन साथी को भरण पोषण और गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता के अधिकार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित है। इसके अनुसार यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे के साथ रहना छोड़ता या छोड़ देती हैं, तो पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्बहाली के लिए अदालत की शरण ले सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और ईसाई पारिवारिक कानून पर तालाक अधिनियम 1869 में भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद है। देखते हैं मूसी नदी के विषय में। तो मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। उद्गम इसका तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अंतगिरी की पहाड़ियों से, यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पर उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों का निर्माण किया गया। इसी ओर मूसा नामक 2 नदिकाएं मिलकर मूसी नदी का निर्माण करती हैं। महत्व है, यह नदी हैदराबाद शहर के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया। इन हवाई अड्डों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद शामिल है। यह भारत सरकार की विकसित भारत @ 2047 विजन का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय, और नोडल एजेंसी है इमिग्रेशन ब्यूरो। उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक गेट के माध्यम से इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रक्रिया को तेज करना। इस योजना के 2 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक शामिल हैं। दूसरे चरण में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को कवर किया जाएगा। कवर किए जाने वाले हवाई अड्डे हैं 21 प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है, देखते हैं अब सुर्खियों में रहा स्थल है काबो वर्डे, राजधानी इसकी प्राया। तो विश्व बैंक ने अपनी देश जलवायु और विकास रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि काबो वर्डे को अपनी जलवायु और विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए सालाना $140 मिलियन के निवेश की आवश्यकता है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह उत्तर में बारलावेंटो समूह और दक्षिण में सोटावेंटो समूह में विभाजित है। सबसे बड़ा बंदरगाह है साओ विसेंट में मिंडेलो। भौगोलिक विशेषताएं, यह ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित एक छोटा द्वीप समूह है। भूभाग, इसके पूर्वी भाग में भूगर्भीय रूप से पुराने व समतल द्वीप हैं तथा पश्चिम में नए एवं अपेक्षाकृत अधिक पहाड़ी द्वीप हैं। जलवायु है साल भर गर्म तापमान रहता है, बहुत कम वर्षा होती है और अटलांटिक से समुद्री पवनें चलती हैं। अंत में देखते हैं त्रुटि सुधार। 24 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक 2024 पारित किया। आर्टिकल में यह गलत उल्लेख किया गया था कि मॉडल जेल अधिनियम 2023 ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है। सही जानकारी यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है, जो ब्रिटिश युग के कानूनों में सुधार के लिए राज्यों हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है। जेल अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा की गई है तथा उन्हें मॉडल जेल अधिनियम 2023 में समाहित किया गया है। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। इनके जो क्विज क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आप उनको भी अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।